कोशिका सिद्धांत के अनुसार, इन दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, सजीवों का शरीर, सजीवों में दोनों आ जाते हैं, पादप और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सजीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से बना होता है। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्या दिया गया था कि कोशिका होती क्या है, डेफिनेशन दी गई थी कि सजीवों का शरीर जो है वो कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। इन्होंने दूसरी बात क्या कही थी कि इनके अनुसार कोशिका के चारों तरफ, ये कोशिका है, इस कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। थियोडोर श्वान ने क्या कहा था कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो देखो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक और आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया था कि कोशिका के केंद्र में एक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, झिल्ली युक्त केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस न्यूक्लियस में इन्होंने क्या बताया कि अपने कोशिका शरीर के जो आनुवंशिकी पदार्थ है, पदार्थ पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जो किस रूप में होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग सजीवों के शरीर की जो कोशिका है उसमें दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। एक कौन सा था, डीएनए, और एक कौन सा है, आरएनए। हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि ये जो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था, इनमें उन्होंने मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें कही थी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि सजीवों का शरीर जो है वो किसका बना होता है, कोशिका व कोशिका के उत्पादों का। कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका के केंद्र में केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस में आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं। और देखो इन्होंने फोर्थ जो स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग अर्थात सेल ऑर्गेनेलिस। हम आगे इनकी डिटेल स्टडी करेंगे कि कोशिकांग होते क्या हैं। कोशिका में पाए जाने वाले संरचनाएं जो है वो उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंगक। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखो कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, दोनों ने, मेथियास स्लाइडेन और थियोडोर श्वान। अब हमें ये याद रखना जरूरी है। तो कैसे याद रखोगे कि इसमें बोटेनिस्ट है कौन, तो मेथी, इसको एक साइंटिस्ट को आप याद कर सकते हो। मेथी जो वर्ड है, मेथी का मतलब क्या होता है, मेथी एक क्या है, पादप है। आप घरों में सब्जी बनाते हो, खाते हो, तो मेथी क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि मेथी की स्लाइड यानी कि एक पादप की स्लाइड बनाई गई है। और पादप की स्लाइड कौन बनाएगा, एक बोटेनिस्ट ही बना सकता है, वनस्पति वैज्ञानिक। तो इस प्रकार हम एक साइंटिस्ट का याद कर लेंगे कि मेथिया स्लाइडेन जो है वो कौन है, बोटेनिस्ट है। तो दूसरा अपने को अपने आप पता चल जाएगा कि थियोडोर श्वान जो है वो कौन है, जूलॉजिस्ट। इन्होंने इतनी बातें तो बता दी, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं बता पाए कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, कोशिकाएं बनती कैसे हैं। इस प्रकार देखो ये बात जो बताई थी, एक साइंटिस्ट आए थे रूडोल्फ विर्चोव। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रूडोल्फ विर्चोव जो है, इन्होंने कहा था कि कोशिकाओं का जो निर्माण है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये जी थी आपके नई सेल्स।
इन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ से आई है ये नई कोशिकाएं, इनके बारे में ये तो नहीं बता पाए। इन्होंने ये तो बता दिया कि पादप, ये जो सजीवों का शरीर, दोनों ने मिलकर बता दिया सजीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है, लेकिन इतनी सारी कोशिकाएं आए कैसे, इसके बारे में ये नहीं बता पाए। तो इसके बारे में बताने के लिए बाद में इन्होंने बताया, जो जर्मन साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने क्या कहा था कि नई कोशिकाएं, न्यू सेल्स का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी भाषा के अंतर्गत, जिसको क्या कहा जाता है, ओमनिस सेलुला अ सेलुला। इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी ओमनिस सेलुला ए सेलुला। रुडोल्फ विर्चोव का ये जो है स्टेटमेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इनकी खुद की लैंग्वेज थी, जिसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इनका जो समर्थन है वो एक अन्य साइंटिस्ट थे, नेगेली ने किया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी डाल दिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने ये बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो दोनों का नाम डाल दिया जाता है, रुडोल्फ विर्चोव तथा नेगेली। तो कई बार बुक्स में लिखा होता है कि रुडोल्फ विर्चोव तथा नेगेली ने ये बात बताई थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जो कि जर्मन भाषा का एक स्टेटमेंट था, जिसका अर्थ क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इसके बाद देखो, हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका जो है, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, नंबर्स के आधार पर जीव जो है, सजीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। हमें ये थोड़ा समझना है। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, सजीव, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिकाओं के नंबर से, संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब एक, यानी कि एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव। अब नाम से ही पता है कि एक कोशिकीय, यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है, ओनली 1 कोशिका से, एक ही कोशिका से बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव। ये जंतु या पादप दोनों ही हो सकते हैं। जंतुओं की अगर बात करें, एग्जाम्पल्स देखें तो अमीबा जो है वो क्या है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, जिसके इस तरह के जैसे चाहे मर्जी अपनी आकृति धारण कर सकता है। और देखो, एक कोशिका होती है और इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैरामीशियम, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस के अंतर्गत आता है कि स्लीपर जंतु किसे कहते हैं, स्लीपर जंतु, यानी कि इसके आकार जो पैरामीशियम का चप्पल के समान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु, पैरामीशियम। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम, जो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक कोशिका होती है, और 2 इसमें क्या होते हैं, केंद्रक। इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूग्लिना। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी किसको कहते हैं, यूग्लिना को, जिसके बहुत सारे लक्षण तो कैसे होते हैं, जंतुओं के समान, और कुछ लक्षण इसमें किसके होते हैं, पादपों के। इसलिए अब ये यूग्लिना भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी क्या है, प्रोटोजोआ है, अमीबा भी क्या है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अगर अमीबा के स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और इसमें क्या होता है, एक इस तरह से बड़ा फ्लैजिला होता है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इस तरह इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सीलिया, जो इसके गमन में सहायक होते हैं।
फ्लैजिला जो इसके गमन में सहायक होता है, सीलिया इसके गमन में सहायक होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल्स थे कुछ एक कोशिकीय जंतुओं के, अपन ऐसे कह सकते हैं। ये किस में रखे गए हैं? प्रोटोजोआ। इसके बाद हम कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स को देखते हैं। एक कोशिकीय पादप जैसे शैवाल, शैवालों में एक कोशिकीय शैवाल के एग्जाम्पल लें तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक कोशिकीय शैवाल है। इसकी संरचना इस तरह से होती है, दो इसमें फ्लैजिला होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। एसिटेबुलेरिया जिसकी संरचना एक छाते के समान होती है, इसलिए इसे छत्रक शैवाल भी कहते हैं। तो देखो, एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आपने भी पढ़े होंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। प्लांट्स की बात करें तो जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है, जैसे एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। अब हम यहाँ पर बात करें कि बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं। इनके अलावा जितने जो एनिमल्स होते हैं, एक कोशिकीय सजीवों को छोड़ करके बाकी जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में। यानी कि ऐसे सजीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम जो है सजीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया था कि अपने को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अब हम देखते हैं कि पूरे संपूर्ण जगत में अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। सभी को पता है, सभी ने पढ़ रखा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, काफ़ी बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है, लगभग हाथी के आकार का, ऊंट के आकार का कह सकते हैं। जब वो खुद ही इतना बड़ा है तो उसका एग भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका जो एग का आकार जो होता है, साइज जो होता है, वो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक साइज होता है। अगर इसके कवच को हटा देते हैं तो 150 से कम रह जाता है, लगभग 120 या 100 या 120 के आसपास। और कवच सहित उसका साइज कितना होता है? 150 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये शुतुरमुर्ग क्या है? एनिमल, तो अपन ऐसे कह सकते हैं सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम बात करें सबसे बड़ी पादप कोशिका। अब पादप कोशिका देखो, यहाँ पर दो प्रकार के पादप की बात करेंगे अपन, एक कोशिकीय पादप और दो बहुकोशिकीय पादप। दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों ही बताऊंगी कि एक सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका, सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका जो है वो है बोहमेरिया नीविया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका बोहमेरिया नीविया। इसका साइज जो होता है लगभग 22 से 55 सेंटीमीटर, 22 से 55 सेंटीमीटर। अब हम बात करें एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय, सबसे बड़ी बहुकोशिकीय पादप कोशिका। अब हम बात करें सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका।
सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका जो है वो है आपकी एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया, अभी हमने बात की थी कि एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है जिसे छत्रक शैवाल भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी बहुकोशिकीय पादप कोशिका कौन सी है? बोमेरिया नीविया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका कौन सी है? एसिटेबुलेरिया। उसके बाद हम देखें सबसे छोटी कोशिका, जंतु जगत के या पूरे जगत की सबसे छोटी जो कोशिका है कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। इसका जो साइज है लगभग 0.1 माइक्रोन। माइकोप्लाज्मा लेडलेवी का साइज क्या है? 0.1 माइक्रोन। माइकोप्लाज्मा के बारे में देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। अब ये माइकोप्लाज्मा लेडलेवी है क्या? एक बैक्टीरिया की फैमिली के अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के समान ही जंतु है। अब जीवाणु जो है उससे अलग क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा का। बहरूपिया ऑर्गेनिज्म या बहरूपिया सजीव किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसी कोशिका है जिस सिर्फ और सिर्फ ये है क्या? एक कोशिकीय जीव है और इसके चारों तरफ सिर्फ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि एक लचीली मेम्ब्रेन होती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बैक्टीरिया के चारों तरफ, बैक्टीरिया की कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति कैप्सूल के रूप में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति सेल को एक संरचना प्रदान करती है, सेल को क्या कहते हैं? दृढ़ता प्रदान करती है, लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति के अनुपस्थिति के कारण यह जिस भी आधार पे पड़ा रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप के साइज या आकार को ग्रहण करता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं? पादप जगत का बहरूपिया या पादप जगत का जोकर। तो सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा लेडलेवी। ठीक है, इसके बाद देखो हम मानव की बात करते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो है आरबीसी। मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, जिसका साइज है 7 माइक्रोन। अब देखो क्वेश्चन में कई बार पूछा था, पढ़ाने वाले ये भी पढ़ा रहे हैं कि मानव की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? शुक्राणु, या इसको क्या कहेंगे? स्पर्म। मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। लेकिन स्पर्म जो है वो क्या है? एक युग्मक है, यानी कि गैमेट। तो ऐसे पूछे कि सबसे मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी युग्मक कोशिका कौन सी है, तब तो अपन कह सकते हैं शुक्राणु या स्पर्म। अगर एग्जाम में आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और उसमें आरबीसी ऑप्शन में, स्पर्म ऑप्शन में है, तो हम किसको देंगे? आरबीसी को कहेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, जिसका साइज क्या है? 7 माइक्रोन। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है
वो है ओव्यूम, ओव्यूम या अंड कोशिका। नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स, या हम इसे क्या कहेंगे, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। एक सेल जो है, नर्व सेल का जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये जो नर्व सेल्स हैं, ये जो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है और इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, मानव में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। अगर मानव में पूछे सबसे छोटी युग्मक कोशिका स्पर्म या शुक्राणु, मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओव्यूम या अंड कोशिका, और मानव में पाए जाने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं, जिसका आकार किस तरह से होता है, इस तरह। एक तरफ से क्या होता है, इसके बॉडी या साइटोन होता है और एक तरफ क्या होता है, इसके एक्सोन्स होते हैं। तो ये बात करें अपने सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, तो हम रिवाइज करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी बहुकोशिकीय पादप कोशिका कौन सी है, बोमेरिया नीविया। सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका कौन सी है, एसिटेबुलेरिया। अब बात करें सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, जिसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, आरबीसी। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के संगठन के आधार पर, कोशिका के, ऐसे कहते हैं, कोशिका की संरचना व संगठन, संगठन के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कोशिका की संरचना और संगठन के आधार पर कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उस शब्द के अर्थ का पता होना चाहिए, तब हम उसकी डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये जो प्रोकैरियोटिक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है जी प्रो और दूसरा क्या है, कैरियन। प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव जिसे हम कहते हैं आदिम। आदिम, आदिम का मतलब होता है प्राचीन काल का, पुराने जमाने का, या प्रीमिटिव टाइप का। और कैरियन का यहाँ पर अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो हम देखें कि प्रोकैरियोटिक जो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव या आदिम प्रकार का, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि वे कोशिकाएं जिनके अंदर, ऐसी कोशिकाएं जिनमें अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है।
प्रिमिटिव टाइप्स का केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। हम आगे जाकर के कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका में पाए जाने वाली सभी संरचनाओं के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, किस में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं। तो देखो, प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोशिका जिसके अंदर अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। देखो, जब धरती पर सबसे पहले जीव बने थे, तो जीव धरती पर पहले अमाइनो एसिड्स आए थे, फिर अब बाद में न्यूक्लिक एसिड बने हैं, और न्यूक्लिक एसिड के बाद में एक कोशिका या ऐसे कहें कि प्रोकैरियोटिक जीव आए थे। प्रोकैरियोटिक यानी कि अल्प विकसित प्रकार के जीव थे जिनमें कोशिका तो थी, कोशिकाओं में केंद्रक भी था, लेकिन केंद्रक कैसा था, जिसके चारों तरफ झिल्ली अनुपस्थित थी। तो इस प्रकार वे जीव जिनमें अल्प विकसित प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उनको किस में रखा गया था, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया। अब इसके साथ साथ हम इसकी बात करते हैं यूकैरियोटिक। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और कैरियन। यू और कैरियन, यू का मतलब होता है यहाँ पर ट्रू, ट्रू, या इसे हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड या ट्रू, या हम इसे कह सकते हैं सुविकसित, सुविकसित। और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, अर्थात इस प्रकार की कोशिकाएं जिसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उन कोशिकाओं को, ये क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक, ये क्या है जी, कोशिका झिल्ली। यहाँ पर आपने केंद्रक देखा, न्यूक्लियस देखा, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने को झिल्ली दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर सुस्पष्ट झिल्ली दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो उस ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम देखेंगे कि इनमें मुख्य मुख्य डिफरेंस क्या है। ये तो हमें पता चल गया वर्ड के अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर, लक्षण, और उन लक्षणों के आधार पर हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। तो लक्षण देखो, सबसे पहले हम लेते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। अब इसमें न्यूक्लियस किस प्रकार का होता है, अल्प विकसित प्रकार का, अल्प विकसित तथा झिल्ली रहित, अल्प विकसित तथा झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब यहाँ पर किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित, सुविकसित, वेल डेवलप्ड, सुविकसित तथा दोहरी झिल्ली युक्त, सुविकसित तथा दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये तो हो गया अपने केंद्रक की बात की कि केंद्र कैसा होगा, अल्प विकसित, केंद्रक कैसा होगा, सुविकसित प्रकार का। दूसरा मैं टॉपिक लेती हूँ यहाँ पर दूसरा टॉपिक अपन लेते हैं कि इसमें पाए जाने वाले श्वसनीय, कोशिकीय श्वसन अंग, कोशिकीय श्वसन अंग, सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो इसमें क्या पाया जाता है, मीजोसोम, मीजोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में कोशिकीय श्वसन कौन से अंग के द्वारा होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो कौन सा होता है, मीजोसोम। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक कोशिका की अगर अपन बात करें तो इस कोशिका के केंद्र में क्या उपस्थित है, केंद्रक, जिसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब इस केंद्रक के पास में यहाँ पर दोहरी झिल्ली युक्त सारे के सारे कोशिकांग उपस्थित होंगे इस प्रकार।
हम आगे इसकी संरचना की डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह के कुछ संरचनाएं और पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकीय श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। हमें ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो सेलुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, मीजोसोम। इसके बाद देखो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग। हम लक्षण लेते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, कुछ भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ये किस प्रकार की कोशिका है, एक प्रीमिटिव सेल्स है जो विकसित ही नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार इसमें जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं इन कोशिकाओं में, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोशिकांग नहीं पाए जाते। हमने बात की है यहाँ पर कौन से कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है यहाँ पर सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन से, हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अंतर्प्रद्रवी जालिका एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अगर हम बात करें गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस प्रकार जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे अंतर्प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाय, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। हम बात करें हरित लवक, हरित लवक किसमें पाया जाता है, पादपों में। हरित लवक आदि प्रकार के सारे आदि सभी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब हम आगे बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांग बोला है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कोशिकांग नहीं बोला। तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो इसमें पाया जाता है, तो देखो राइबोसोम एक यूनिवर्सल कोशिकांग है, राइबोसोम। हम सारे कोशिकांगों की एक एक कोशिकांग की आगे जाकर के डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए यहाँ तो अपन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। राइबोसोम का थोड़ा सा मैं बता दूंगी कि राइबोसोम जो है वो क्या होता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिकाओं में प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो क्या कहलाती है, कोशिकांग, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, कोशिका में पाए जाने वाला ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है। एकमात्र ऐसा कोशिकांग जिसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे वो कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। यूनिवर्सल कोशिकांग यानी कि हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। तो देखो यहाँ अब मैंने कहा कि हर प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसका मतलब यहाँ भी राइबोसोम पाया जाएगा और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन एक बात और है कि राइबोसोम जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इसके डिटेल स्टडी हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ पे मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ, एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और 55S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं, उनके आकार के आधार पर। ये हम आगे देखो, एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग यूनिट, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो राइबोसोम जो है वो लगभग मोटे तौर पे देखें तो 3 प्रकार के, 70S, 80S और 55S। तो इनमें ये जो है ये राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक तो 80S तो पाया ही जाता है, कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो देखो यहाँ ले लेते हैं, दिखाई नहीं देगा। फोर्थ जो टॉपिक है कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम। दोनों प्रकार के राइबोसोम किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आगे पढ़ेंगे कि 70S कहाँ पाया जाता है, 80S कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आनुवंशिकी पदार्थ।
आनुवंशिकी पदार्थ। अब देखो ये जो आनुवंशिकी पदार्थ है इसमें क्या पाया जाता है, ओनली और ओनली वन क्रोमोजोम, यानी कि एक गुणसूत्र, जिसे हम डीएनए कह सकते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए से। तो एक गुणसूत्र पाया जाता है और वो भी कैसा होता है, सर्कुलर, यानी कि गोलाकार और डबल स्टैंडर्ड, द्विसूत्री। कैसा गुणसूत्र या डीएनए पाया जाता है, सिंगल गुणसूत्र पाया जाता है, गोलाकार गुणसूत्र पाया जाता है, और उसका डीएनए कैसा होता है, द्विसूत्री या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और यहाँ पर अब बात करें कि गुणसूत्र जो है वो अनेक होते हैं, अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं, रेखीय, कैसे होते हैं, लीनियर गुणसूत्र होते हैं, रेखीय होते हैं। और यहाँ भी इन गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड। तो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक लिया आनुवंशिकी पदार्थ, जिसमें इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिकी पदार्थ एक गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। कैसा होता है, गोलाकार। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। इसमें अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या एक कोशिका में 46 होती है, तो एक से ज़्यादा हो गए। अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जाति के अकॉर्डिंग सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की संख्या होती है, ठीक है। और रेखीय होते हैं और उनका डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए को बांध के रखने का कार्य करती है। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा था कि कोशिकाएं जो है वो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कोशिकाएं बनती कैसे है। इसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल्स तथा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस पड़े थे। हमने डिफरेंसेस देखे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है, प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्प विकसित कोशिकाएं होती है, अर्थात जिनमें केंद्रक जो है वो अल्प विकसित प्रकार का होता है। वो कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और विकसित प्रकार के केंद्रक युक्त कोशिकाएं जो है वो कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, 70 प्रकार का। राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार का पाया जाता है। तो हमने ये मोटे मोटे डिफरेंस किए थे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो नहीं पढ़े। तो यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो हमें याद रखना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो माइकोप्लाज्मा, इसके बाद हम देखें बैक्टीरिया, जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। जीवाणु जो है उनमें भी अगर अपने इसके जो प्रिमिटिव जीवाणु देखें तो उनमें कौन से आते हैं, आर्कीबैक्टीरिया भी जितने प्रकार के जो जीवाणु हैं वो क्या हैं, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सजीव हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नील हरित शैवाल और आर्कीबैक्टीरिया के अलावा जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके बाद आज हम बात करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। एक प्लांट सेल जो होती है और एक एनिमल सेल जो होती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल से किस तरह से डिफर होती है, तो इसकी हम बात करते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका।
पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और एनिमल सेल। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य जो डिफरेंसेस हैं, हम यहाँ पर इसके लक्षण लिखेंगे और इन लक्षणों के आधार पर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो पादप कोशिका का सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप कोशिका जो है उसका साइज कैसा होता है, आकार कैसा होता है। ये है आपकी प्लांट सेल। और यहाँ पर हम देखें जंतु कोशिका। पादप कोशिका का आकार जो है नॉर्मली हेक्सागोनल होता है, षटकोणीय आकार की होती है सामान्यतः पादप कोशिकाएं, जबकि जंतु कोशिकाएं या तो गोलाकार होती हैं या चतुर्भुजाकार की होती हैं। पादप कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो है वो होता है कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण जो है वो होता है कोशिका झिल्ली। ये मुख्य डिफरेंस होता है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में। पादप कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कौन सा होता है? कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है कोशिका झिल्ली। हमें पता है कि कोशिका झिल्ली जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो प्लांट सेल में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति के भीतर की ओर स्थित होती है, यानी कि दूसरी जो झिल्ली होती है, दूसरा जो आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली होती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल सेल्स के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद हम देखें कि दूसरे जो डिफरेंस है कि पादप कोशिका के अंदर केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। रिक्तिका या इसे हम रसधानी कहते हैं, वैक्यूल। जबकि प्लांट्स एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है जिसके अंदर खाद्य पदार्थ संचित रहता है, जिन्हें हम फूड वैक्यूल्स या खाद्य रिक्तिकाएं कहते हैं। छोटी छोटी खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है एनिमल सेल्स के अंदर। खाद्य रिक्तिकाएं। अब यहाँ पर हमें पता है कि हर एक कोशिका के केंद्र में क्या केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब यहाँ पर स्थिति देखिए केंद्र की, तो जंतु कोशिका के केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका के केंद्र में तो क्या है, वैक्यूल्स या रिक्तिका पाई जाती है। तो केंद्र कहाँ पर चला गया? इस रिक्तिका ने केंद्र को धकेल दिया साइड में। तो यहाँ पर देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति क्या होती है, परिधीय या पेरिफेरल। तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो कहाँ पर पाया जाता है, परिधि की ओर एक साइड में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक जो है कोशिका के मध्य स्थित होता है, कोशिका के केंद्र भाग में स्थित होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। अब इसके बाद जो अंतर की बात करते हैं, तो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर क्या होता है कि पादप जो होते हैं सारे के सारे स्वयं पोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। जबकि जंतु कोशिकाएं, जितने भी जंतु हैं वो बना बनाया भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं। इसलिए इनकी कोशिकाओं में एक ऐसा अंगक पाया जाता है, एक ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जिसके अंदर भोजन का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। अब हरित लवक की जंतुओं को जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जंतु तो बना बनाया भोजन बाहर से ले लेते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है,
क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। इसके बाद हम देखें कि बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे इसमें एक समान होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। अगर साथ साथ में इसकी संरचना भी पढ़ लेंगे, केंद्रक जो होता है इससे जुड़ी हुई एक इस तरह से ट्यूबुलर यानी कि नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसे अंतरप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और अंतरप्रद्रवी जालिका इसमें भी पाई जाती है जो केंद्रक से स्टार्ट होती है और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में स्थित होती है। तो दोनों में ही अंतरप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। यहाँ पर देखो गोल्जी काय जो है वो इस तरह से बिखरे हुए पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में, और जंतु कोशिकाओं में गोल्जी काय जो है इस तरह से सुव्यवस्थित होते हैं और एक जंतु कोशिका में एक गोल्जिकाय पाया जाता है, जबकि यहाँ पर गोल्जिकाय इस तरह से नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। तो पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाय को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में लिक्विड पदार्थ भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें छोटी छोटी धानियाँ और पाई जाती हैं जिनमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, इन्हें हम लाइसोसोम कहते हैं। पादप कोशिकाओं में भी लाइसोसोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है रिक्तिकाओं के रूप में। अब देखो ग्लाइओक्सिसोम नामक एक संरचना होती है। ग्लाइओक्सिसोम जो प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ग्लाइओक्सिसोम सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जो तेलीय बीज वाले जो वसा युक्त जो बीज होते हैं उनकी कोशिकाओं में ग्लाइओक्सिसोम उपस्थित होता है। अब ये जो रिक्तिका है, पादप कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली इस रिक्तिका में द्रव पदार्थ भरा होता है और इसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस या सेल सेप। इस सेल सेप में या कोशिका रस में अनेक पदार्थ भरे रहते हैं। जो फ्लावर या जैसे हम बात करें चुकंदर का रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और वो एंथोसाइनिन पदार्थ जो है वो किस में पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य इस कोशिका रस में उपस्थित होता है, इस धानी के अंदर, यानी कि इस रिक्तिका या रस धानी के अंदर भरे हुए द्रव जो है जिसे हम सेल्सेप या कोशिका रस कहते हैं, उसमें वर्णक पाए जाते हैं जो पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं, अन्य जो फल जो होते हैं उनको रंग प्रदान करते हैं, जैसे एंथोसाइनिन। ये जो रिक्तिका जो है या रसदानी जो है, इसके जो झिल्ली है इस झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, जो कि जीवित झिल्ली होती है, जबकि रिक्तिका जो है, रिक्तिका के अंदर भरा हुआ द्रव जो है वो क्या होता है, एक निर्जीव पदार्थ होता है। तो ये है आपकी प्लांट सेल और ये है आपकी एनिमल सेल। तो हम यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंस देखें कि पादप कोशिकाओं में कोशिका के सबसे बाहर क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में तो उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट हम बड़ा डिफरेंस देखा था कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में
हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर केंद्रक की स्थिति जो है, केंद्रक की स्थिति पादपों में, पादप कोशिकाओं में केंद्र की स्थिति होती है परिधीय। ये आपको ध्यान रखना है, इसको स्टार लगा के रखना है कि पादप कोशिकाओं में केंद्र की जो स्थिति है वो क्या होती है, परिधीय होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक जो है वो सेंटर में पाया जाता है, केंद्र में उपस्थित होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर केंद्र के पास किसी तरह का कोई सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर केंद्र के पास सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। तो हम देखें यहाँ पर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है वो पादपों में, पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये मुख्य अंतर है एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका में। साथ में हमने इनकी संरचनाएं देखी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका हमने देखी, पादप कोशिका कैसी होती है, हेक्सागोनल शेप की होती है, जबकि जंतु कोशिकाएं कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। पादप कोशिकाओं के बाहर की ओर सबसे बाह्य आवरण जो है वो कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण जो है वो क्या है, कोशिका झिल्ली होता है। पादप कोशिका के केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के केंद्र में केंद्रक स्थित होता है। तो यहाँ पर रिक्तिका पाई जाती है, तो केंद्रक की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर केंद्रक जो है वो कहाँ पर आ जाता है, साइड में आ जाता है, परिधि की ओर आ जाता है। यहाँ पर पादप कोशिकाओं में गोल्जिकाएं जो है वो बिखरी हुई अवस्था में डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाया जाता है, विस्तृत फॉर्म में पाया जाता है, और इन्हें गोल्जिकाएं को क्या कहते हैं, पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम। जबकि जंतु कोशिका में एक ही गोल्जिकाएं पाई जाती है और सुव्यवस्थित होती है, और यहाँ पर इस तरह से नलिका का रूप में अरेंज्ड रहती है, ठीक है। पादप दोनों कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं, जिनमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम जो है वो छोटी छोटी धानियों के रूप में उपस्थित होते हैं। अब देखो, पादप कोशिकाएं जो है उनको बाहर से खाना नहीं मिलता है, ये खाने का निर्माण स्वयं करती है। किसके द्वारा, इनमें कोशिकांग पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। जंतु कोशिका को भोजन बाहर से मिलता है, तो इसलिए जंतु कोशिका में हरित लवक क्या है, अनुपस्थित होता है।